हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ऋषभ ने अंतरा को बताया था कि अगले एग्जीबिशन में महेश दीक्षित अपनी बेटी को शादी के गिफ्ट में एक कार देना चाहता है। इसलिए वह लोग उस सिलसिले में एक अम्यूज़मेंट पार्क में महेश से मिलने जा रहे हैं, जहां पर ऋषभ महेश के साथ मीटिंग करेगा और अंतरा को महेश के बेटे को संभालना है। अंतरा ने जब पहली बार सुना कि वह लोग महेश दीक्षित से मिलने जा रहे हैं तो वह मना कर देना चाहती थी और होटल लौट जाना चाहती थी, लेकिन आखिर में उसकी जिज्ञासा जीत गई। अंतरा महेश से सिर्फ एक ही बार मिली थी, वह भी बहुत कम समय के लिए। अंतरा जानना चाहती थी कि महेश में ऐसी क्या बात थी जिसके लिए उसकी माँ ने खुद को कुर्बान कर दिया था। अंतरा यह भी जानना चाहती थी कि महेश और उसकी मामी लता कब और कैसे मिले थे। अंतरा ने फैसला किया कि अगर महेश और लता का पहले से अफेयर रहा होगा और उसकी वजह से उसकी माँ और मामा को इतना कुछ सहना पड़ा होगा तो वह उन दोनों से ज़रूर बदला लेगी। इसके लिए भले ही उसे अपने सगे पिता महेश के सामने मैदान में क्यों ना उतरना पड़े। यह सब सोचते हुए अंतरा का चेहरा सीरियस हो गया। अंतरा, तुम ठीक हो? ऋषभ ने उसे पूछा। अंतरा ने जवाब दिया, हाँ, मैं बस यह सोच रही थी कि महेश दीक्षित के बेटे के साथ कैसे डील करूं। यह सुनकर ऋषभ ने काह भरी और अंतरा की बात से सहमत हुआ कि ध्रुव जैसे शैतान बच्चे को संभालना आसान काम नहीं है। लगभग आधे घंटे बाद ऋषभ की कार अम्यूज़मेंट पार्क के एंट्रेंस के पास रुकी। काफ़ी सारे लोग अम्यूज़मेंट पार्क में जा रहे थे। उनके अलावा वहाँ पर बैलून, खिलौने, आइसक्रीम, खाने पीने की चीज़ें वगैरह के काफ़ी सारे वेंडर्स भी थे और जाहिर सी बात थी कि इतने ब्राइट पिंक कलर की कार देखकर सबकी नज़र उस तरफ खींचने ही वाली थी। सब लोग कार को देख रहे थे। एक छोटी बच्ची तो दौड़ती हुई गाड़ी के पास आई और गाड़ी से उतरती हुई अंतरा से कहा, दीदी दीदी, क्या यह प्रिंसेस की कार है? उस बच्ची ने भी पिंक कलर की फ्रॉक और उसके साथ मैचिंग पिंक जूते पहने थे। यहाँ तक कि उसकी हेयर पिन भी पिंक कलर की थी। शायद उस बच्ची को पिंक कलर बहुत पसंद था, इसलिए वह पिंक कार को देखकर इतना एक्साइटेड हो गई थी। अंतरा ने बच्ची की तरफ देखकर मुस्कुराया और जवाब दिया, तुमने ठीक पहचाना, यह प्रिंसेस की कार है, सुंदर है ना? बच्ची ने हाँ में अपना सर हिलाया और अंतरा को बताया कि अंतरा भी बहुत सुंदर है, उसे भी अंतरा की तरह सुंदर बनना है। यह सुनकर अंतरा ने बच्ची को हंसते हुए जवाब दिया कि वह पहले से ही छोटी प्रिंसेस है, जब वह बड़ी प्रिंसेस बन जाएगी तो अंतरा से भी ज़्यादा सुंदर बन जाएगी। बच्ची आगे कुछ कहे उसके पहले उसकी माँ अपने हाथ में बैलून्स लेकर आई और पिंक कार देखकर समझ गई कि क्या मामला है। सॉरी, मेरी बेटी ने आपको डिस्टर्ब किया। दरअसल उसे पिंक कलर बहुत पसंद है, बच्ची की माँ ने अंतरा से कहा। अंतरा ने जवाब दिया, अरे इसमें सॉरी की क्या बात है, मुझे तो आपकी क्यूट बेटी को मिलकर बहुत अच्छा लगा। यह कहने के बाद अंतरा ने बच्ची से पूछा, बेटा आपका क्या नाम है? बच्ची ने जवाब दिया, श्रेया। अंतरा ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वीट नेम। यह कहने के बाद अंतरा ने उसकी माँ से उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम सुनीता बताया। अपने बच्चे की तारीफ सुनकर कोई भी माँ बाप खुश ही होंगे। सुनीता भी खुश हो गई और अंतरा को श्रेया के बारे में बताने लगी कि जब से उसने पढ़ना सीखा है तब से परियों की और प्रिंसेस की कहानियाँ पढ़ती है। यहाँ तक कि उसके पापा ने श्रेया के बेडरूम की हर चीज़ पिंक बना दी है। उसने आगे बताया कि उसके और उसके पति के लिए श्रेया प्रिंसेस से कम नहीं है। यह सब सुनकर अंतरा ने हंसते हुए बताया कि उसे उनकी हैप्पी फैमिली के बारे में सुनकर काफ़ी खुशी हुई। सुनीता ने अंतरा से कहा, लेकिन आप भी तो काफ़ी खुश होंगी। यह कहते हुए सुनीता की नज़र अपने फ़ोन पर गेम खेल रहे ऋषभ पर थी। उसने आगे अंतरा से कहा, आपका बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा है और काफ़ी हैंडसम भी। देखिए ना, आपके लिए उसे पिंक कार चलाने में भी कोई शर्म नहीं आई।
अंतरा ने सुनीता की गलतफहमी दूर करते हुए समझाया कि ऋषभ उसका बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि बॉस है और उसे ऐसे ही ब्राइट कलर्स की कार्स पसंद है। लेकिन सुनीता यह बात मानने को तैयार ही नहीं थी। उसने अंतरा से दोबारा पूछा कि क्या सच में उन दोनों के बीच में कुछ नहीं चल रहा। अंतरा ने दोहराया कि वह सिर्फ ऋषभ की एम्प्लॉय है। इस पर सुनीता ने दलील दी कि कोई बॉस अपने एम्प्लॉय को अम्यूज़मेंट पार्क क्यों लेकर आएगा। इसके जवाब में अंतरा ने धीरज रखते हुए समझाया कि वह लोग एक क्लाइंट से मिलने आए हैं। आखिरकार सुनीता को अंतरा की बात माननी पड़ी, लेकिन फिर भी उसने अंतरा से कहा कि उन दोनों को पहली बार देखकर उसे यही लगा था कि वह दोनों एक कपल हैं। मम्मा, मुझे इस कार में एक बार बैठना है, श्रेया ने अपनी माँ से कहा। सुनीता ने जवाब दिया, यह कार है ना, यह उस अंकल की है, इसलिए तुम्हें कार में बैठने के लिए उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। यह सुनते ही श्रेया की बोलती बंद हो गई। ऋषभ के चेहरे के खड़ूस हाव भाव ही सबके लिए चेतावनी होते थे कि कोई उसके साथ बात ना करे। श्रेया के चेहरे पर घबराहट देखकर अंतरा ने उसे पूछा कि क्या वह ऋषभ से डरती है। श्रेया ने अपना सर हाँ में हिलाया और अंतरा को जवाब दिया कि ऋषभ काफ़ी गुस्से में लग रहा है। अगर उसने ऋषभ से बात करने की कोशिश की तो वह उसे डांट देगा। सुनीता ने उसे कहा, तो हम एक काम करते हैं, हम अंदर चलते हैं। चलो दीदी को बाय बोलो। अपनी माँ की बात सुनकर श्रेया ने निराश होते हुए अंतरा को बाय बोला और मुड़कर अपनी माँ के साथ अम्यूज़मेंट पार्क के एंट्रेंस की तरफ चलने लगी। चलते चलते भी वह पलट पलट कर बार बार ऋषभ की कार को देख रही थी। शायद श्रेया ने सोचा होगा कि एक दिन उसका प्रिंस आएगा और उसे अपने साथ ले जाएगा। हर लड़की ने बचपन में ऐसा कुछ ना कुछ सोचा ही होता है, सिवाय अंतरा के। अंतरा जब से सोचने समझने जितनी बड़ी हुई तब से उसे पता चल गया था कि उसके माँ बाप नहीं है, इसलिए उसे लगा था कि उसकी ज़िंदगी में यह सब कभी मुमकिन नहीं होगा। अंतरा को बचपन में सिर्फ एक ही बात का इंतज़ार रहा था कि कब वह बड़ी हो ताकि जल्द से जल्द पैसा कमाना शुरू कर सके। ज़िंदगी ने अंतरा से काफ़ी कुछ छीना था, यहाँ तक कि अपने लिए सपना देखने का ख्याल तक छीन लिया था। लेकिन यह बच्ची अंतरा से अलग थी। उसकी आंखों में उम्मीदें थी। रुकिए, अंतरा ने आवाज़ लगाकर उन माँ बेटी को रोका। उन दोनों ने मुड़कर अंतरा की तरफ देखा। अंतरा ने आगे कहा, मैं अपने बॉस से बात करती हूँ, वह इतने भी बुरे नहीं हैं। अंतरा की बात सुनकर श्रेया खुश हो गई। सच, आप बहुत अच्छी हो दीदी, आई लाइक यू सो मच। अंतरा मुस्कुराई और श्रेया को इंतज़ार करने के लिए बोलकर ऋषभ की तरफ गई। श्रेया एक्साइटमेंट में उछलने लगी। अंतरा जैसे ही ऋषभ के पास पहुंची, उसने अपने सनग्लासेस निकालते हुए अंतरा से कहा, मैंने आज तक कभी किसी का इतना वेट नहीं किया, लेकिन इस महेश दीक्षित की वजह से मुझे यह भी करना पड़ रहा है। यह खुद को समझता क्या है। अंतरा ने ऋषभ को शांत करने की कोशिश की। शायद वह लोग ट्रैफिक में फंस गए होंगे, लेकिन ऋषभ अंतरा की बात बिल्कुल भी शांत नहीं हुआ। उसका कहना था कि ऐसा कुछ नहीं है, महेश जानबूझकर यह सब कर रहा है। यह कहने के बाद ऋषभ ने एक गहरी सांस ली और फिर अंतरा से पूछा कि वह उस औरत के साथ इतनी देर से क्या बातें कर रही थी। अंतरा ने ऋषभ को बच्ची की एक बार उसकी गाड़ी में बैठने की इच्छा के बारे में बताया। अंतरा की बात सुनकर ऋषभ बोल पड़ा, तुम पागल हो गई हो क्या? मेरी कार कोई खिलौना थोड़ी है। अंतरा ने तुरंत अपने होठों पर उंगली रखकर ऋषभ को धीरे से बात करने कहा। अंतरा ने आगे बताया कि अगर बच्ची ऋषभ की बात सुन लेगी तो रो पड़ेगी। इसके बाद ऋषभ चुप हो गया। ऋषभ अंतरा को देखकर उसकी खूबसूरती में खो गया। उसे लगा कि वह पूरा दिन अंतरा को देख सकता है। अंतरा के कोमल हाथ और लंबी उंगलियां देखकर ऋषभ को उन्हें चूमने का मन कर रहा था। सर, अंतरा ने ऋषभ की स्थिर आंखों के सामने अपना हाथ हिलाया। सर, एक बार उस बच्ची की इच्छा पूरी कर दीजिए ना, मैं गारंटी देती हूँ वह बच्ची महेश दीक्षित के बेटे जैसी बिल्कुल नहीं है। वह कार पर एक स्क्रैच भी नहीं करेगी। यह बोलने के बाद अंतरा ऋषभ के जवाब का इंतज़ार करती रही, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। आखिर में अंतरा ने ऋषभ को भरोसा दिया कि अगर उस बच्ची की वजह से कार में किसी भी तरह का नुकसान हुआ
तो वह अपने पेमेंट से उस नुकसान की भरपाई करेगी। अंतरा की बात सुनकर ऋषभ ने श्रेया और उसकी माँ की तरफ देखा। बच्ची के चेहरे पर मासूमियत और उम्मीद दिख रही थी। ऋषभ ने अपना गला साफ किया और कहा, ठीक है, मिस्टर दीक्षित के आने तक हम कार में बैठते हैं। यह सुनते ही अंतरा खुश हो गई और श्रेया की तरफ मुड़कर हंसते हुए उसे गाड़ी के पास आने के लिए इशारा किया। यह देखकर श्रेया खुशी से झूमने लगी और दुआ देते हुए कार के पास आई। सुनीता ने उसे कहा, यह दोनों तुम्हें अपनी गाड़ी में बैठने दे रहे हैं, पहले उन्हें थैंक यू बोलो। श्रेया ने उछलते हुए कहा, थैंक यू अंकल, थैंक यू दीदी। यह सुनते ही ऋषभ की भौहें सिकुड़ गई और उसने अंतरा की तरफ इशारा करते हुए श्रेया से कहा, अच्छा, यह तुम्हें दीदी जैसी लगती है और मैं अंकल। यह सुनकर श्रेया ने मुंह बनाते हुए ऋषभ से पूछा कि फिर क्या वह उसे दादा बुलाए। यह सुनते ही नाराजगी से ऋषभ की आंखें चौड़ी हो गई। वह श्रेया को डांटना चाहता था, लेकिन उसकी मासूमियत को देखते हुए वह चुप रहा। सुनीता ने ऋषभ से माफ़ी मांगी और श्रेया को बताया कि उसे ऋषभ को अंकल नहीं बल्कि भैया कहना चाहिए। श्रेया ने धीरे से कहा, थैंक यू भैया, और फिर ऋषभ को देखकर अपनी जीभ बाहर निकाली। यह देखकर ऋषभ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हालांकि ऋषभ बच्चे और औरतों के साथ अनकंफर्टेबल फील करता था, इसलिए उसने अंतरा से कहा, मैं पानी की बोतल लेकर आता हूँ, तुम इनके साथ रहना। अंतरा भी समझ गई थी कि ऋषभ क्यों जा रहा था, लेकिन उसने उसे रोका नहीं। उल्टा उसने ऋषभ से कहा कि वह आराम से जाए, अगर महेश आ जाएगा तो वह ऋषभ को कॉल कर देगी। ऋषभ ने अंतरा से पूछा कि वह महेश को पहचानेगी कैसे। अंतरा ने जवाब दिया कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वह ध्रुव से तो मिल ही चुकी है, तो जाहिर सी बात है कि उसके साथ जो रहेंगे वह उसके माँ बाप ही होंगे। अंतरा की बात सुनकर ऋषभ ने हाँ में अपना सर हिलाया और वहाँ से चला गया। ऋषभ के जाते ही सुनीता ने अंतरा को बताया कि ऋषभ काफ़ी अच्छा आदमी है। जवाब में अंतरा ने सिर्फ मुस्कुराया। बाकी लोगों की तरह पहले उसे भी ऋषभ घमंडी लगता था, लेकिन धीरे धीरे अंतरा को एहसास हो रहा था कि ऋषभ घमंडी होने का सिर्फ दिखावा करता है, असल में वह काफ़ी दयालु है। इनकी गर्लफ्रेंड लकी है। सुनीता के यह कहते ही अंतरा अपने ख्यालों से बाहर आई। अंतरा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे डाउट है कि मेरे बॉस की कोई गर्लफ्रेंड होगी। मुझे नहीं लगता कि वह ऐसे आदमी है जो औरतों के पीछे भागे। यह सुनते ही सुनीता अंतरा से कहने लगी कि फिर उल्टा होगा कि औरतें ऋषभ के पीछे पड़ती होंगी। और फिर उसने अंतरा को बताया कि उसने इतने कम समय में भी यह नोटिस कर लिया कि ऋषभ जब भी अंतरा की तरफ देखता था तब उसकी आंखों में अंतरा के लिए एक अलग ही हमदर्दी दिखती थी। और एक आदमी एक औरत को इस नज़र से तभी देखता है जब वह उसे पसंद करता हो। उसकी बात सुनकर अंतरा हंस पड़ी, लेकिन सुनीता ने अपनी बात पर जोर दिया। आखिर में अंतरा ने टॉपिक बदलने के बहाने से कहा, ठीक है, मैं आपकी बात मानती हूँ, लेकिन हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। जल्दी से आपकी प्रिंसेस को इस कार में बिठाते हैं। यह कहने के बाद श्रेया को कार की पैसेंजर सीट में बिठाया गया। श्रेया कार को अच्छे से देखने लगी, लेकिन ऋषभ के डर की वजह से कुछ भी छूने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। अंतरा मुस्कुराते हुए श्रेया को देखकर कुछ सोच रही थी, तब सुनीता ने अचानक से पूछा, आप प्रेग्नेंट हो? यह सुनकर अंतरा अपने ख्यालों से बाहर आई और एक झटके से सुनीता की तरफ देखा। अंतरा मुस्कुराते हुए श्रेया को देख रही थी। उसे ख्याल आया कि उसके अंदर पल रही नन्ही सी जान अगर लड़की हुई तो क्या वह बड़ी होकर श्रेया जितनी क्यूट दिखेगी। और फिर अचानक अंतरा को ध्रुव याद आया। वह सोचने लगी कि क्या मिस्टर शैडो भी अपने बच्चे को सर पर चढ़ाएंगे जैसा महेश ने किया है। हालांकि अंतरा नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, लेकिन उसे पता था कि अगर उनकी बेटी हुई तो यह होना ही है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि बेटियों को सबसे ज़्यादा उनके पिता प्यार करते हैं। और मिस्टर शैडो के पैसे और पावर की वजह से वह अपनी बेटी को राजकुमारी बनाकर रखेंगे। अंतरा यह सब सोच रही थी, तब सुनीता ने अचानक से पूछा,
आप प्रेग्नेंट हो? यह सुनकर अंतरा अपने ख्यालों से बाहर आई और एक झटके से सुनीता की तरफ देखा और सवालिया नज़र से सुनीता से पूछा, हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? सुनीता ने अंतरा के हाथ की तरफ इशारा किया। अंतरा ने नीचे अपने हाथ की तरफ देखा। अपने बच्चे के बारे में सोचते हुए कब उसका हाथ उसके पेट पर चला गया था, यह अंतरा को पता ही नहीं चला था। यह देखकर वह सुनीता की तरफ मुस्कुराई। सुनीता ने अंतरा से पूछा कि उसे कौन सा महीना चल रहा है। अंतरा ने जवाब दिया कि अभी तो सिर्फ एक ही महीना हुआ है, उसे बहुत लंबा सफ़र तय करना है। सुनीता ने अंतरा को दिलासा दिया कि शुरू शुरू में ऐसा ही लगता है, लेकिन प्रेगनेंसी का वक्त बहुत जल्द गुजर जाता है। सुनीता ने अंतरा से कहा कि अगर अंतरा को प्रेगनेंसी के लिए टिप्स चाहिए तो सुनीता उसकी मदद कर सकती है। अंतरा ने अपना सर हाँ में हिलाया। उसके बाद सुनीता ने अंतरा को प्रेगनेंसी में क्या करना चाहिए क्या नहीं वह सब बताया। अंतरा को सुनीता काफ़ी नेक औरत लगी। आखिर में सुनीता ने कहा, आज मुझे एक छोटी बहन मिल गई है, मैं तुम्हें अपना नंबर देती हूँ। अगर तुम्हें कभी भी ज़रूरत पड़े तो मुझे कांटेक्ट करने में बिल्कुल झिझक मत करना। सुनीता की बात सुनकर अंतरा बहुत खुश हो गई। दोनों ने अपने नंबर एक्सचेंज किए और फिर अंतरा ने सुनीता का शुक्रिया अदा किया। तब अचानक अंतरा का ध्यान एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ा। ध्रुव दीक्षित अभी अभी एक एसयूवी से उतरा था और फिर एक के बाद एक चेहरे गाड़ी से उतरने लगे। लता, महेश, गायत्री और आखिर में रुद्र। रुद्र को देखकर अंतरा सोचने लगी कि वह क्यों आया होगा और फिर अंतरा ने ही खुद को जवाब दिया कि शायद अपने होने वाले सास ससुर को कंपनी देने आया होगा। अंतरा उन लोगों की तरफ देख रही थी, इसलिए सुनीता समझ गई कि शायद वह लोग ही अंतरा के क्लाइंट्स रहेंगे। इसलिए उसने अंतरा को बताया कि अब वह दोनों जा रहे हैं और अंतरा को बताया कि ज़रूरत पड़ने पर वह उसे कांटेक्ट करना ना भूले। सुनीता की बात सुनकर अंतरा ने हाँ में अपना सर हिलाया। सुनीता ने श्रेया को गाड़ी से नीचे उतारा। बाय दीदी, श्रेया ने अंतरा की तरफ अपना हाथ हिलाते हुए ज़ोर से कहा। अंतरा ने श्रेया को बाय कहा। अंतरा को श्रेया बहुत पसंद आई थी। उसकी उम्र के हिसाब से वह काफ़ी पोलाइट थी। सुनीता और श्रेया के जाने के बाद अंतरा ने महेश और उसके ग्रुप की तरफ देखा। वह लोग अंतरा की तरफ आ रहे थे। सबसे पहले गायत्री की नज़र अंतरा पर पड़ी थी। उन दोनों की नज़रें मिलते ही माहौल टेंशन वाला हो गया था। अंतरा को देखते ही गायत्री ने रुद्र का हाथ पकड़ लिया और एक बैलून्स बेचने वाले की तरफ इशारा करते हुए कहा, रुद्र, कितने कलरफुल बैलून्स हैं, प्लीज़ मुझे भी एक लेकर दो ना। रुद्र गायत्री का हाथ झटक देना चाहता था, लेकिन महेश के सामने होते हुए वह ऐसा नहीं कर सकता था। इसलिए गायत्री को झेलने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। उसके बदले रुद्र ने अपनी बात से अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए गायत्री से पूछा, तुम बच्ची हो क्या जो बैलून मांग रही हो? गायत्री ने रुद्र का ताना नज़रअंदाज किया और जिद करने लगी कि उसे बैलून चाहिए तो बस चाहिए। आखिर में रुद्र को मानना पड़ा। गायत्री ने रुद्र की तरफ बड़े प्यार से देखा। रुद्र ने गायत्री को नज़रअंदाज किया और बैलून्स बेचने वाले की तरफ जाने लगा। रुद्र मुश्किल से 2 कदम चला होगा कि उसे याद आया कि वह अपना वॉलेट तो कार में ही भूल आया था। इसलिए वह गाड़ी की तरफ मुड़ा। रुद्र के मुड़ते ही उसकी नज़र अंतरा पर पड़ी, जो कि उसे कुछ फीट की दूरी पर खड़ी थी। अंतरा को देखते ही उसने 2 और 2 4 जोड़ लिए कि वह अंतरा को ना देख सके। इसलिए गायत्री उसे बैलून के बहाने दूर भेज देना चाहती थी। बैलून बेचने वाला अंतरा से उल्टी दिशा में खड़ा था। अगर वह बैलून लेने जाता तो अंतरा को नहीं देख पाता। रुद्र ने अंतरा को देख लिया है, यह गायत्री को पता चल गया था। इसलिए वह अचानक से नीचे झुक गई और करहाने लगी। यह देखकर लता तुरंत उसके पास गई और पूछने लगी, क्या हुआ बेटा? गायत्री ने करहाने का नाटक करते हुए लता को रुद्र और अंतरा की तरफ इशारा किया। उन दोनों को देखकर लता तुरंत मामला समझ गई। गायत्री ने लता से कहा, माँ, लगता है मुझे पैर में मोच आ गई है। लता ने गायत्री का कोड वर्ड समझकर तुरंत आवाज़ लगाई, रुद्र बेटा, वहाँ क्या कर रहे हो?
यहाँ देखो, गायत्री के पैर में मोच आई है। रुद्र ने लता की बात सुनी, लेकिन वह अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला और अंतरा और उसके पास में खड़ी पिंक स्पोर्ट्स कार को बारी बारी देखने लगा। रुद्र को किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं थी कि वह कार किसकी थी। रुद्र को अच्छी तरह समझ आ रहा था कि ऐसे कलर की कार लाने के पीछे ऋषभ का क्या इरादा होगा। तुम में कुछ तो जादू है अंतरा। रुद्र को यह ख्याल आया। ऋषभ यह जानता है कि अंतरा किसी और से प्यार करती है, फिर भी वह ऐसी बेतुकी हरकतें करके अंतरा को खुश करना चाहता है। लता की बात का रुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। यह देखकर लता का जबड़ा सख्त हो गया और वह रुद्र के पास गई और उसे कहा, तुमने सुना नहीं? गायत्री को मोच आई है, उसके पास जाओ। अब रुद्र के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने देखा कि गायत्री अपना पैर पकड़कर नीचे बैठी थी। रुद्र उसके पास गया और पूछा कि उसे मोच कैसे आई। गायत्री ने पहले चुपके से खुद को चिकोटी काटी ताकि उसकी आंखों में आंसू आ जाए और फिर रुद्र से कहा, वह क्या है कि चलते चलते पैर मुड़ गया। रुद्र, बहुत दर्द हो रहा है। रुद्र ने देखा कि गायत्री ने पैरों में हील्स पहने थे। यह देखकर वह चिढ़ गया कि जब गायत्री को पता था कि वह प्रेग्नेंट है और वह अम्यूज़मेंट पार्क जा रही है तो उसे हील्स पहनने की क्या ज़रूरत थी। गायत्री ने जवाब दिया कि हील्स पहनने से औरतों के पैर लंबे दिखते हैं, लेकिन रुद्र नहीं समझेगा कि औरतों को खूबसूरत दिखना कितना इम्पोर्टेंट है। गायत्री का लॉजिक सुनकर रुद्र को हंसी आ गई। पिछले दिनों गायत्री घर में सिर्फ लूज कपड़े और स्लीपर्स पहनती थी। रुद्र को अब उसका बदसूरत चेहरा देखने की आदत पड़ गई थी, लेकिन आज फिर से गायत्री ने अपने चेहरे पर मेकअप लगाया था और एक अच्छा ड्रेस भी पहना था। फिर भी उसकी अंतरा से बराबरी नहीं की जा सकती थी। रुद्र मुश्किल से गायत्री के अभी के लुक की आदत डाल रहा था, लेकिन अब फिर से प्लेन वाइट ड्रेस और स्नीकर्स पहनी हुई अंतरा दिख गई थी। ऐसा लग रहा था कि अंतरा के हाथ में जो आया वह उसने पहन लिया था, फिर भी वह शानदार लग रही थी। उसे अपने पैरों को लंबा दिखाने के लिए हील्स पहनने की भी ज़रूरत नहीं थी। रुद्र, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे लगता है आज पूरा दिन मुझे तुम्हारा हाथ पकड़कर चलना पड़ेगा। यह कहकर रुद्र को अंतरा के बारे में आगे कुछ सोचने से गायत्री ने रोक दिया। रुद्र गायत्री को मना करने जा रहा था, लेकिन उसके पहले लता ने गायत्री से कह दिया, अरे बेटा, तू अपने ही फियांसे के साथ इतनी फॉर्मल क्यों हो रही है? यह तो रुद्र का फर्ज बनता है। इतना बोलकर लता ने रुद्र की तरफ देखकर पूछा, है ना बेटा? रुद्र सहमत होने के अलावा और कर भी क्या सकता था। उसके बाद लता ने मुस्कुराते हुए महेश से पूछा, रुद्र और गायत्री की जोड़ी कितनी परफेक्ट है ना? महेश भी मुस्कुराते हुए लता से सहमत हुआ और फिर लता ने अपनी बात आगे बढ़ाई कि रुद्र और गायत्री दोनों ही अच्छे दिखते हैं, इसलिए उनका बच्चा भी काफ़ी खूबसूरत दिखेगा। महेश ने जवाब दिया कि इसी वजह से ध्रुव भी बहुत हैंडसम है। महेश के यह कहने के बाद लता ने कहा कि ध्रुव महेश पर गया है और फिर लता और महेश दोनों ही एक दूसरे की खूबसूरती की तारीफ करने लगे। वह दोनों बातें कर रहे थे, तब अंतरा उन दोनों की तरफ आ रही थी। वह रुद्र और गायत्री को नज़रअंदाज करते हुए सीधा महेश और लता के पास गई और मुस्कुराकर महेश से कहा, हेलो मिस्टर दीक्षित, मैं मिस्टर ऋषभ मलिक की एम्प्लॉय हूँ। वह कुछ खरीदने के लिए गए हैं, बस अभी आते ही होंगे। अंतरा को देखकर महेश उसे तुरंत पहचान गया और उसने अंतरा से गुस्से में पूछा, तुम तो वहीं होटल वाली लड़की हो ना? ऋषभ मलिक को और कोई नहीं मिला जो उसने मुझे रिसीव करने के लिए तुम्हारे जैसी लड़की को भेज दिया? लेकिन महेश की बात की अंतरा पर कोई असर नहीं हुई। अंतरा ने शांति से महेश को जवाब दिया कि होटल में जो हुआ था वह उनकी पर्सनल मैटर था। अभी वह अपनी ड्यूटी पर है, इसलिए वह अपनी पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ के बीच में नहीं आने देगी। तू यहाँ भी आ गई साली, तुझे तो रोड पर कार उड़ा देगी, तू कुत्ते की मौत मरेगी। ध्रुव ने गुस्से से अंतरा के पास आकर यह कहा था और अंतरा को लात मारने की कोशिश की, लेकिन अंतरा उसके पहले ही पीछे हट गई, जिससे उसके कपड़ों पर ध्रुव के जूते का निशान बन गया।
फिर भी अंतरा ने मुस्कुराते हुए ध्रुव को जवाब दिया, रिमाइंडर देने के लिए थैंक यू दोस्त। अब से मैं ध्यान से रास्ता क्रॉस करूंगी ताकि कोई गाड़ी मुझे उड़ा ना दे। यह सुनकर ध्रुव को गुस्सा आ गया, लेकिन उसको कुछ सूझ नहीं रहा था कि वह क्या कहे। इसलिए वह लता से लिपट कर कहने लगा कि वह अंतरा को वहाँ से भगा दे। लता ने महेश की तरफ देखकर उसका मूड जानने की कोशिश की। वह इंतज़ार कर रही थी कि महेश कुछ बोलेगा, लेकिन महेश कुछ नहीं बोला। उसका अंतरा को वहाँ से भेजने का कोई इरादा नहीं था। उल्टा महेश ने अंतरा को अच्छे से देखा और फिर उसे कहा, बताइए कहाँ जाना है। महेश की बात सुनकर ध्रुव चीख पड़ा, डैड मुझे इस कमीनी का चेहरा नहीं देखना है, उसे अभी के अभी यहाँ से निकालो। महेश ने ध्रुव को समझाया कि अंतरा के उनके साथ रहने या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ध्रुव तो वैसे भी वहाँ खेलने आया है। इसलिए अगर उसे अंतरा पसंद नहीं है तो वह उसे इग्नोर करे। और फिर उसने सबको अंदर चलने कहा। ध्रुव फिर से तमाशा करने वाला था, लेकिन लता ने उसे रोक लिया और फिर नीचे झुककर उसके कान में कुछ कहा। लता की बात सुनकर ध्रुव अंतरा को घूरने लगा। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। इस दौरान अंतरा ऋषभ को कॉल करके बता रही थी कि महेश दीक्षित अपनी फैमिली के साथ पहुंच चुका है। अंतरा भले ही फ़ोन पर बात कर रही थी, लेकिन उसने देख लिया था कि लता ने ध्रुव के कान भरे हैं। ध्रुव जिस तरह से घूर रहा था, उससे अंतरा को समझ आ गया था कि उसे छोटी से छोटी बात के लिए सावधान रहना पड़ेगा, खासकर जब लता और ध्रुव उसके आसपास हो। कुछ ही देर में ऋषभ वापस आ गया और महेश दीक्षित से बोला, लेकिन ऋषभ कभी ज़्यादा सोशलाइज नहीं हुआ था, इसलिए उसने ज़्यादा बातें नहीं की। महेश दीक्षित को यह पसंद नहीं आया था, लेकिन उसने भी खुद को शांत रखा। कुछ ही देर में वह लोग अम्यूज़मेंट पार्क के अंदर पहुंच गए थे, लेकिन शायद उन लोगों की यह ट्रिप शांतिमय नहीं होने वाली थी। हर एक व्यक्ति अपने साथ कोई ना कोई इरादे लेकर आया था। अंदर पहुंचते ही ध्रुव अपनी माँ का हाथ छुड़ाकर इधर उधर भागने लगा। उसके जाते ही लता रिलैक्स हो गई। महेश का ध्यान ऋषभ से बात करने में था। यह देखकर लता ने अपने चलने की रफ्तार धीमी कर ली और पीछे रहने का नाटक किया ताकि वह गायत्री के साथ चल सके। तुमने देखा माँ, इस कमीने रुद्र की नज़र अंतरा पर से हटने का नाम नहीं ले रही है। गायत्री ने अपनी माँ से शिकायत की। लता ने गायत्री को धीमी आवाज़ में डांटा, अरे धीरे बोल, यह बात सबको बताएगी क्या? मुझे भी दिख रहा है कि आसपास क्या चल रहा है। सबके होते हुए भी रुद्र अंतरा के पीछे पड़ा हुआ था। किसी न किसी बहाने से वह अंतरा के नज़दीक जाने की कोशिश कर रहा था। अगर ऋषभ उसका रास्ता रोक नहीं रहा होता तो रुद्र कब का अंतरा से चिपक गया होता। लता ने गायत्री को समझाया, अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, इसलिए तुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर गायत्री चिढ़ गई कि ऐसी सिचुएशन में वह शांत कैसे रह सकती है। उसके लिए अंतरा को आहूजा निवास से बाहर निकालना आसान काम नहीं रहा था, और रुद्र को भी पहले अंतरा की तरफ कोई फीलिंग नहीं थी। पता नहीं अब अचानक ऐसा क्या हो गया है कि वह हर वक्त अंतरा को ही याद करता रहता है। लता ने गायत्री को याद दिलाया कि वह उसे पहले ही समझा चुकी है कि अगर गायत्री ने धीरज से काम नहीं लिया तो वह रुद्र को हमेशा के लिए अपने पास नहीं रख पाएगी। लता ने गायत्री को समझाया कि वह पहले ही रुद्र के साथ बहुत बार लड़ चुकी है, इसलिए अब उसे प्यार से काम लेना पड़ेगा। उसके बाद लता ने गायत्री को बताया कि उसने कुछ प्लान बनाया है। यह सुनकर गायत्री की आंखें चौड़ी हो गई और वह एक्साइटमेंट में लता से उसके प्लान के बारे में पूछने लगी और वादा किया कि वह लता की हर बात मानेगी। लता ने गायत्री को अपना प्लान समझाते हुए कहा, ध्यान से सुन, ध्रुव इस अम्यूज़मेंट पार्क को देखकर काबू में नहीं रहेगा और यहाँ वहाँ भागेगा। मैं अपने पति के साथ रहूँगी। तू प्रेग्नेंट है, इसलिए रुद्र को तेरे साथ रहना पड़ेगा। ऋषभ मेरे पति के साथ मीटिंग करेगा तो अब बचा कौन? अंतरा। वही एक है जिसके पास काम नहीं है, इसलिए उसे ध्रुव के पीछे लगा देंगे। उसके पास ध्रुव के पीछे भागने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा।
वह दोनों चले जाएंगे। उसके बाद मैं महेश और ऋषभ को रेस्टिंग एरिया में लेकर चली जाऊंगी। अब बचे तू और रुद्र। तेरे पास यही मौका रहेगा कि रुद्र को तू अपने करीब ला सके। तू उसे कोई ऐसी जगह पर लेकर जा जहाँ सिर्फ तुम दोनों रहो। गायत्री ने एक्साइटमेंट में कहा कि वह रुद्र को हंटेड हाउस लेकर जाएगी। लता ने गायत्री को बताया कि जितना हो सके वह रुद्र के साथ ज़्यादा देर तक अंदर रुके। और फिर लता ने आगे गायत्री को समझाया कि ध्रुव को उसने पहले ही बता दिया है कि उसे क्या करना है। अंतरा उससे परेशान हो जाएगी, लेकिन वह अपने क्लाइंट के बेटे को कुछ कर तो पाएगी नहीं। और फिर भी अगर उसने ध्रुव के साथ कुछ गलत किया तो महेश उसे छोड़ेगा नहीं। लता का प्लान सुनकर गायत्री खुशी से उछल पड़ी। क्या प्लान बनाया है माँ? यह सही है। अंतरा जैसी कमीनी से ध्रुव ही निपट सकता है, और इस तरह से हम उसके और उसके पिता के बीच फूट भी डाल देंगे, और मैं रुद्र के करीब भी चली जाऊंगी। मतलब एक तीर से दो निशान। यह बोलकर गायत्री ने लता के हाथ में ताली दी। लता ने महेश की तरफ तेज नज़र से देखते हुए गायत्री को बताया कि वह काफ़ी देर से महेश से दूर है, इसलिए अब उसे जाना पड़ेगा। और फिर गायत्री को प्लान के हिसाब से ही सब करने बताकर महेश की तरफ आगे चली गई। महेश के पास पहुंचते ही लता के चेहरे पर हमेशा रहती झूठी मुस्कान वापस आ गई। लता के उसके साथ वापस जुड़ने के बाद महेश को एहसास हुआ कि लता पीछे गई थी। उसने पीछे मुड़कर देखा और फिर लता से पूछा कि क्या अब भी गायत्री का पैर दर्द कर रहा है। लता ने महेश को बताया कि अब गायत्री का दर्द काफ़ी कम हो गया है। और फिर गायत्री की तारीफ़ों के पुल बांधते हुए लता ने महेश को बताया कि गायत्री को डर था कि कहीं उसकी वजह से आज का प्लान कैंसिल हो गया तो ध्रुव का मूड खराब हो जाएगा। गायत्री हमेशा से समझदार रही है। उसकी हमेशा से आदत रही है कि भले खुद कितनी भी तकलीफ़ उठानी पड़े, लेकिन उसकी वजह से दूसरों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यह सुनकर महेश ने फिर से गायत्री की तरफ देखा। इस बार महेश के चेहरे पर गायत्री के लिए लगाव था। उसने लता से कहा, तुम उसे उसके पिता के घर में छोड़कर आ गई थी। इसकी वजह से उस बेचारी बच्ची को बहुत कुछ सहना पड़ा होगा, है ना? लता ने जवाब दिया, ऐसा मत कहिए। उसके पिता गरीब ज़रूर थे, लेकिन फिर भी उसने गायत्री को पाल पोस कर बड़ा किया है। लेकिन हाँ, गायत्री की ज़िंदगी उस घर में आसान नहीं रही थी। वह उसकी एक कज़िन के साथ बड़ी हुई थी और उसने गायत्री को बहुत परेशान किया था। यह कहने के बाद लता ने अपनी आंखों के कोने से नमी पोंछने का नाटक किया। हालांकि उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं था, लेकिन फिर भी महेश कन्विंस हो गया कि यह सब याद करते हुए लता की आंखों में आंसू आ गए। महेश ने अपने असली मिजाज में वापस आते हुए कहा, अब दुखी मत हो लता, अब हम आ गए हैं ना। अब गायत्री को एक अच्छी ज़िंदगी देने की मेरी जिम्मेदारी है। यह बोलने के बाद महेश ने आगे लता से पूछा, अच्छा यह बताओ, कहीं गायत्री की वह कज़िन माधुरी की बेटी तो नहीं है? लता ने जवाब में अपना सर हाँ में हिलाया और महेश को बताया, आपने ठीक पहचाना, और माधुरी की बेटी अंतरा ही है, जिसने हमें अभी बाहर रिसीव किया था। यह सुनकर महेश ने लता को बताया कि शायद इसलिए वह बिल्कुल माधुरी जैसी दिखती है। महेश को पहले यही लगा था कि माधुरी वापस जिंदा हो गई है। महेश को अंतरा के बारे में ज़्यादा कुछ सोचने से रोकने के लिए लता ने अपनी कहानी पर जोर दिया और महेश को बताया कि माधुरी काफ़ी शांत स्वभाव की थी और उसकी बेटी ही उसकी इकलौती निशानी बची थी। इसलिए उसने गायत्री को अपनी कज़िन के साथ हमेशा प्यार से रहने कहा था। लेकिन अंतरा बहुत बदतमीज़ और झगड़ालू औरत रही है। उसने हमेशा गायत्री का फ़ायदा उठाया था। लता ने बोली हुई बातों में से एक बात महेश के दिमाग में छप गई और उसने दोहराया, वह लड़की बदतमीज़ है। लता ने आग में घी डालते हुए कहा, उस दिन होटल में आपने देखा नहीं, हमारा ध्रुव बस उस कमरे में खाना खाना चाहता था, लेकिन एक छोटे बच्चे के लिए भी वह झुकने के लिए तैयार नहीं थी। वह बिल्कुल अपनी माँ पर नहीं गई है। मुझे तो सोचकर अजीब लगता है, अगर वह आपकी बेटी होती
तो उसका मिजाज आपकी तरह दयालु होता, क्योंकि आप और माधुरी दोनों ही शांत स्वभाव के हो। यह सुनकर महेश लता से सहमत हुआ कि उसका और माधुरी दोनों का ही शांत स्वभाव है, जिससे यह साबित होता है कि अंतरा उसकी बेटी नहीं है। अंतरा की शख्सियत उसे अपने असली बाप से मिली होगी। महेश की बात सुनकर लता के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। आखिर वह अंतरा के खिलाफ महेश के कान भरने में सफल हो गई थी। लता शतरंज के खेल की तरह अपनी ज़िंदगी में भी अपना हर कदम सोच समझकर आगे बढ़ाती थी, और लता को अभी काफ़ी लंबा सफ़र तय करना था। वह जल्दबाजी में अपना खेल खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए बहुत धीरज के साथ अपना काम कर रही थी। लता ने महेश से कहा, ध्रुव को देखो कितना खुश है। महेश ने हंसते हुए जवाब दिया, उसे पहले से ही ऐसे पार्क बहुत पसंद है। यह बोलकर महेश ने ध्रुव से पूछा, चलो ध्रुव, प्लेग्राउंड पर जाना है ना। ध्रुव ने अपने हाथ में एक बैलून पकड़ रखा था, जो कि उसने रास्ते में किसी बच्चे से छीन लिया था। उस बैलून से खेलते हुए उसने महेश को साफ मना कर दिया और कहा कि वह अब बड़ा हो गया है, इसलिए उसे ट्रांपोलाइन में खेलना है। उसके बाद पायरेट शिप में जाना है और फिर गो कार्टिंग में भी जाना है। लेकिन मॉम डैड उन राइड्स में तुम्हारे साथ नहीं आ सकते, लता ने अपने प्लान के मुताबिक कहा। और फिर बात को आगे बढ़ाते हुए लता ने ध्रुव को बताया कि गायत्री भी प्रेग्नेंट है, इसलिए वह भी ध्रुव के साथ नहीं जा सकती। ध्रुव ने रुद्र की तरफ इशारा करते हुए कहा कि रुद्र को उसके साथ भेजा जाए, और फिर उसने रुद्र से कहा, तुम मेरी बहन के साथ शादी करना चाहते हो ना, तो पहले मुझे खुश करो, तभी शादी करने के लिए तुम्हें मेरी परमिशन मिलेगी। यह सुनकर रुद्र के भौहें उठ गए। उसने सोचा कि बच्चे की ज़ुबान कुछ ज़्यादा ही तेज़ है, और जाहिर सी बात थी कि रुद्र ध्रुव के साथ बिल्कुल नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वह देख चुका था कि ध्रुव कितना बड़ा शैतान बच्चा है। ध्रुव की तरफ देखते हुए रुद्र की अंतरा पर नज़र पड़ी, जो कि ध्रुव के पीछे की तरफ थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। वह अब भी ऋषभ के नज़दीक खड़ी थी और ऋषभ मुस्कुराते हुए उसके साथ बातें कर रहा था। रुद्र को एहसास हुआ कि अंतरा ऋषभ से दूरी बनाए रखने की कोशिश कर रही थी। यह देखकर रुद्र ने चैन की सांस ली। अभी तक ना ही उसका अंतरा से डाइवोर्स हुआ था और ना ही गायत्री के साथ उसकी शादी हुई थी। अभी भी अंतरा को वापस पाने का उसके पास मौका था। ध्रुव बेटा, बड़ों से इस तरह बात नहीं करते। रुद्र तुम्हारे जीजा जी हैं। लता की आवाज़ सुनकर रुद्र अपने ख्यालों से बाहर आया। लता की बात सुनकर ध्रुव ने कहा, ठीक है जीजा जी, मुझे राइड में लेकर चलिए। यह सुनकर रुद्र ने ध्रुव को ऋषभ को साथ ले जाने का सुझाव दिया। रुद्र के भी अपने कुछ इरादे थे, जिसमें उसे कामयाब होना था। रुद्र ने ध्रुव को बताया कि ऋषभ का ड्राइविंग बहुत अच्छा है, इसलिए गो कार्टिंग में उसे ऋषभ के साथ ज़्यादा मज़ा आएगा। रुद्र की बात सुनकर ऋषभ ने तुरंत उसकी तरफ देखा। ऋषभ बेवकूफ़ नहीं था, जो उसे पता न चले कि रुद्र क्या करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह रुद्र को अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं होने देने वाला था। ऋषभ ने कह दिया, मैं अपने भाई के कहने पर यहाँ मिस्टर दीक्षित से बिजनेस की बातें करने आया हूँ। भले ही हम अम्यूज़मेंट पार्क में हों, लेकिन मैं अपना काम नहीं छोड़ सकता। इतना बोलकर ऋषभ ने महेश की तरफ देखकर कहा, यहीं पास में ही रेस्टिंग एरिया है, वहाँ चलकर बात करें मिस्टर दीक्षित। महेश कुछ जवाब दे उसके पहले लता बोल पड़ी कि उन्हें रुद्र और गायत्री की शादी का और भी बहुत सारा काम है, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द यह मीटिंग निपटानी चाहिए। महेश ने पूछा कि ध्रुव के साथ कौन जाएगा। इसके जवाब में लता ने सुझाव दिया कि अंतरा ध्रुव का ध्यान रखेगी, क्योंकि वैसे भी वह ऋषभ की एम्प्लॉई है, तो अपनी कंपनी के लिए इतना तो कर ही सकती है। यह सुनकर अंतरा ने अपनी मामी की तरफ देखा। वह समझ गई थी कि लता ने अपनी चाल चलना शुरू कर दिया है, लेकिन वैसे भी ऋषभ ने यहाँ आने से पहले अंतरा को यही बताया था कि जब वह महेश के साथ मीटिंग करे तब अंतरा बच्चे को संभालेगी। ऋषभ अंतरा को ध्रुव के साथ इसलिए भेजना चाहता था
ताकि रुद्र उसे परेशान ना कर पाए। ऋषभ ने कहा, मिसेस दीक्षित का सजेशन एकदम सही है। इतना बोलकर वह अंतरा की तरफ मुड़ा और उसे कहने लगा, अंतरा, ध्रुव को जहाँ खेलना हो वहाँ लेकर जाओ, लेकिन बहुत ध्यान से। ऋषभ ने आखिरी 3 शब्दों पर जानबूझकर जोर दिया था। बाकी लोगों को ऐसा लगा कि ऋषभ अंतरा को ध्रुव का ध्यान रखने कह रहा है, लेकिन अंतरा जानती थी कि ऋषभ उसे रुद्र से खुद का ध्यान रखने कह रहा है और रुद्र भी ऋषभ की बात समझ रहा था। रुद्र ने ऋषभ से दबी हुई हंसी के साथ कहा, मिस्टर मलिक अपने एम्प्लॉय का काफ़ी ख्याल रखते हैं, लेकिन आपको याद दिला दूं मिस्टर मलिक, यह अम्यूज़मेंट पार्क वैसे ही काफ़ी सेफ है। यहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स भी लगातार पेट्रोलिंग करते रहते हैं, तो फिर डर किस बात का? आप तो ज़बरदस्ती किसी को डरा रहे हो। ऋषभ ने जवाब दिया कि वैसे तो फैमिली कोर्ट में भी सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे, फिर भी वहाँ कुछ हुआ था, है ना? यह सुनकर रुद्र गुस्से से ऋषभ को घूरने लगा। इससे पहले कि रुद्र कुछ जवाब दे, ऋषभ महेश और लता को लेकर वहाँ से निकल गया। लता ने जाते जाते गायत्री को इशारा किया। गायत्री ने जवाब में अपना सर हाँ में हिलाया और रुद्र का हाथ पकड़कर कहा, रुद्र, हम यहाँ पहली बार आए हैं, चलो ना पार्क में घूमते हैं। रुद्र ने गायत्री का हाथ झटक दिया और उससे दूर हो गया। अब महेश और लता वहाँ पर नहीं थे, इसलिए अब रुद्र को नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। रुद्र ने गायत्री से कह दिया कि वह ऑफिस का काम करके वैसे ही थका हुआ है, इसलिए ना ही उसे अम्यूज़मेंट पार्क में घूमने में कोई इंटरेस्ट है, ना ही उसमें एनर्जी बची है। और आखिर में रुद्र ने गायत्री को अकेले जाने कह दिया। रुद्र की बातें सुनकर गायत्री को ऐसा लगा कि वह कोई कपड़े का चिथड़ा है जिसे कचरे में फेंक दिया गया हो। और गायत्री को सबसे ज़्यादा इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि अब भी रुद्र की नज़र अंतरा से हट नहीं रही थी। गायत्री रुद्र पर गुस्से से बरस पड़ने वाली थी, लेकिन तभी उसे अपनी माँ की सलाह याद आई कि गायत्री को किसी भी हाल में रुद्र के साथ कोई बहस नहीं करनी है। उसे अब प्यार से काम लेना पड़ेगा ताकि वह रुद्र को धीरे धीरे वापस पा सके। और कोई चॉइस ना होने पर गायत्री अपना सारा गुस्सा पी गई और चेहरे पर मुस्कान लाते हुए उसने रुद्र से कहा, हाँ वह भी है, आजकल तुम पर काम का भी काफ़ी प्रेशर है, इसलिए कह रही थी कि थोड़ा घूम लेंगे तो तुम फ्रेश हो जाओगे, लेकिन अगर तुम नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, फिर हम रेस्टिंग एरिया में जाकर माँ पापा को ज्वाइन कर लेते हैं। गायत्री का यह सुझाव सुनकर रुद्र ने चिढ़ते हुए गायत्री की तरफ देखा। जाहिर सी बात थी कि मुश्किल से महेश और लता से पीछा छूटने के बाद वह फिर से उनके पास हरगिज़ नहीं जाना चाहता था। दरअसल रुद्र कहीं भी नहीं जाना चाहता था, इसलिए रुद्र ने गायत्री को बताया कि उसे वैसे भी एक बैलून चाहिए था ना, तो वह गायत्री को महेश और लता के पास छोड़कर गायत्री के लिए बैलून लाने चला जाएगा। गायत्री अच्छी तरह जानती थी कि यह भी रुद्र की एक चाल थी। उसे पता था कि बैलून खरीदने के बहाने रुद्र कहाँ जाना चाहता था, लेकिन ऐसा करने से भले थोड़ी देर के लिए ही सही गायत्री रुद्र को अंतरा से दूर रख सकती थी, इसलिए वह तैयार हो गई। चलो फिर। गायत्री के मान जाने से रुद्र को अच्छा लगा। उसका बात करने का टोन भी पहले से थोड़ा नरम हो गया था। गायत्री जानबूझकर धीरे चल रही थी। उसके पैर की मोच के नाटक से उसे फ़ायदा हुआ था। रुद्र के पास गायत्री के साथ धीरे धीरे चलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उन दोनों को जाता हुआ देखकर अंतरा ने भी चैन की सांस ली। रुद्र का उसके आसपास होना उसके लिए खतरे से खाली नहीं था। सबके जाने के बाद ध्रुव ने अंतरा से कहा, सुन कमीनी, तुझे गो कार्टिंग आती है? यह सुनकर अंतरा ने ध्रुव का सवाल नज़रअंदाज करते हुए उसे चलने के लिए कहा। ध्रुव ने अंतरा को चेतावनी दी कि वह उसे गो कार्टिंग के ट्रैक से बाहर फेंक देगा। यह बोलकर वह दौड़ता हुआ आगे आया। अंतरा अपना सर ना में हिलाते हुए उसके पीछे गई। इत्तेफाक से रेसिंग ट्रैक रेस्टिंग एरिया से थोड़ा दूर और एकांत वाली जगह में था। ट्रैक पर पहुंचते ही ध्रुव को पहला जो कार्ट दिखा उसमें जाकर वह बैठ गया।
ट्रैक पर रेस कर रहे दूसरे कार्स बहुत तेजी से ध्रुव के पास से गुजर रहे थे, जिसकी वजह से उसके कान में सीटी बजने की आवाज़ शुरू हो गई। एक फीमेल स्टाफ दौड़ती हुई ध्रुव के पास आई। अरे अरे रुको, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? इस तरह से सीधा ट्रैक पर जाना तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है। उसकी बात सुनते ही ध्रुव ने अपनी घमंडी लहजे में कहा, मेरे लिए कुछ डेंजरस नहीं होता, मुझे गो कार्टिंग करना है, मतलब करना है। उस लड़की ने ध्रुव को कार से बाहर खींचते हुए समझाया कि उन लोगों को पहले ध्रुव के पेरेंट्स को सेफ्टी गाइडलाइंस समझानी पड़ेगी, फॉर्म पर उनकी साइन लेनी पड़ेगी, तब जाकर वह ध्रुव को कार्ट अलॉट कर सकते हैं। ध्रुव ने उस लड़की को धक्का देते हुए कहा, तू बहरी है क्या? तुझे बोला ना कि मुझे अभी रेस करनी है। तुझे समझ में नहीं आ रहा? तू पागल है क्या? वह लड़की एक टीनेजर थी, शायद पार्ट टाइम जॉब कर रही होगी। वह आज तक ऐसी सिचुएशन में नहीं फंसी थी, ना ही किसी कस्टमर ने उसे इतने कड़वे शब्द कहे थे। उसने फिर से ध्रुव को समझाया कि उसे बस ध्रुव की सेफ्टी की फिक्र है, लेकिन ध्रुव उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। आखिर कोई रास्ता ना बचने पर वह लड़की एक मेल स्टाफ मेंबर के पास गई और उसे सिचुएशन समझाकर ध्रुव के पास जाने कहा। उस लड़की की बात सुनकर वह लड़का समझ गया कि यह शैतान बच्चा कौन से परिवार का होगा। उस लड़के ने ध्रुव के पास जाकर कड़ी आवाज़ में कहा, आई एम सॉरी, लेकिन बच्चों को उनके पेरेंट्स या गार्जियंस के बिना कार्टिंग करना अलाउड नहीं है। यह सुनकर ध्रुव बोला, तुम लोगों का प्रॉब्लम क्या है? लगता है मुझे अपने डैड से कहकर तुम लोगों को जॉब से निकलवाना पड़ेगा, तभी तुम्हें समझ आएगा। ध्रुव की धमकी सुनकर लड़के ने शांति से जवाब दिया, ठीक है, तो यही करते हैं। पहले तुम जाकर अपने पिता को यहाँ लेकर आओ। अगर वह कहेंगे कि मैं गलत हूँ तो मैं खुद ही रिज़ाइन कर दूंगा। यह कहने के बाद उस लड़के ने ध्रुव को अपना फैसला सुना दिया कि जब तक ध्रुव के पिता नहीं आएंगे तब तक ध्रुव को कार्टिंग नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि यह अम्यूज़मेंट पार्क के रूल्स हैं। इसलिए अगर ध्रुव उसे जॉब से निकलवाने की धमकी देगा तब भी उसे रूल्स तो फॉलो करने पड़ेंगे। उस लड़के की बात सुनकर ध्रुव ने अपना नाटक करना बंद कर दिया। ध्रुव को अच्छी तरह पता था कि अगर महेश को बुलाया गया तो वह स्टाफ वाले लड़के को ही सही ठहराएगा। एक बार किसी ने ध्रुव की ऐसी धमकी से डरकर उसे मनमानी करने दी थी, इसलिए ध्रुव को बस लोगों को डराकर अपना काम निकलवाने की आदत पड़ गई थी। अब ध्रुव ने अपनी ज़िद छोड़ दी थी, क्योंकि उसके साथ उसका एक गार्जियन था। उसे बस अंतरा को झेलना था ताकि वह अपनी राइड एंजॉय कर सके। ध्रुव ने पीछे मुड़कर देखा और सोचने लगा कि अंतरा अभी तक आई क्यों नहीं थी। काफ़ी वक्त बीतने के बाद ध्रुव को अंतरा दिखी, जो एकदम आराम से चलती हुई आ रही थी। अरे तू कहाँ रह गई थी कमीनी? कब से तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। ध्रुव ने अपना फ्रस्ट्रेशन निकाला। अंतरा ने ऐसा बर्ताव किया जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो, और वैसे ही धीरे धीरे चलती रही। यह देखकर ध्रुव बेसब्र हो गया और चिल्लाया, तुझे बोल रहा हूँ, तू भी बहरी हो गई है क्या? स्टाफ वाले लड़के ने देखा कि ध्रुव अंतरा की तरफ देखकर बोल रहा था, इसलिए उसने अंतरा के पास जाकर बताया कि अगर वह ध्रुव की माँ है तो वह उसे संभाले, क्योंकि ध्रुव बिना किसी सेफ्टी के सीधा जाकर कार्ट में बैठ गया था, जो कि उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता था। मैं उसकी माँ नहीं हूँ, अंतरा ने मुस्कुराकर लापरवाह लहजे में उस लड़के को जवाब दिया। उसके बाद अंतरा ने उसे बताया कि ध्रुव उसके एक क्लाइंट का बेटा है। अंतरा ने ध्रुव के लिए माफ़ी मांगी और उस लड़के को बताया कि ध्रुव को उसके माँ बाप ने सर पर चढ़ा कर रखा है, इसलिए वह हमेशा से ऐसा ही है। अंतरा के शांत लहजे और उसकी शालीनता की वजह से उस लड़के का गुस्सा गायब हो गया। उसे अंतरा पर दया आ गई कि उसे ऐसे शैतान बच्चे को झेलना पड़ रहा है। ध्रुव उन दोनों के पास गया और स्टाफ वाले लड़के को अपनी उंगली दिखाकर कहने लगा, अब तुम टाइम पास क्यों कर रहे हो? वह सेफ्टी वाली बकवास जो तुम लोग मेरे पास कर रहे थे, वह जल्दी से इसे बताओ ताकि मैं अपने कार्ट में वापस जाऊं। उस लड़के ने आह भरी और अंतरा को एक फॉर्म दिया और उसे गाइडलाइंस पढ़कर फॉर्म के नीचे साइन करने कहा। अंतरा ने पढ़ना शुरू किया। हालांकि उसमें ज़्यादा कुछ लिखा नहीं था, लेकिन अंतरा जानबूझकर आराम से हर एक शब्द पढ़ रही थी।
यह देखकर ध्रुव को बहुत गुस्सा आया और वह अंतरा से कहने लगा, साली कमीनी, मैं जानता हूँ तू जानबूझकर टाइम वेस्ट कर रही है। मैं बता रहा हूँ, अगर तूने मुझे परेशान किया तो मैं अपने डैड से कह दूंगा कि वह तुम लोगों से कोई कार ना खरीदें। अंतरा ने जवाब दिया, अगर तुम्हें यह गेम खेलनी है तो पहले बड़ों को रिस्पेक्ट देना सीखना पड़ेगा और पेशेंस रखना पड़ेगा। ध्रुव अंतरा पर चिल्ला उठा, तू मुझे एडवाइस दे रही है? रुक, तुझे दिखाता हूँ। अंतरा ने कड़े लहजे में ध्रुव से कह दिया, अगर तुमने मुझे परेशान किया तो मैं यह फॉर्म साइन नहीं करूँगी। जाकर अपने डैड से इसे साइन करवा लो। यह सुनकर पहले तो ध्रुव ने नाटक किया कि वह अपने डैड की साइन लेकर आएगा। अंतरा ने हंसते हुए फॉर्म ध्रुव को देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे कहा कि वह जाकर साइन करवा ले, तब तक वह वहीं पर उसका इंतज़ार करेगी। लेकिन ध्रुव की वह फॉर्म लेने की हिम्मत नहीं हुई। वह आग बबूला होकर अंतरा को देख रहा था। ध्रुव को यह अच्छे से पता था कि अगर वह महेश के पास वह फॉर्म लेकर जाएगा तो महेश उस पर साइन करने से तो मना कर ही देगा, ऊपर से उसे अपने पास ही रोक लेगा ताकि ध्रुव ऐसी किसी दूसरी राइड में जा न पाए। इस तरह से वह गो कार्टिंग तो क्या और भी कोई राइड एंजॉय नहीं कर पाएगा। अंतरा को भी यह बात अच्छी तरह पता थी कि अगर उसने फॉर्म साइन नहीं किया तो मुश्किल में वह नहीं बल्कि ध्रुव आने वाला था, इसलिए वह अपनी बात पर अड़ गई थी। आखिर थोड़ी देर अंतरा को घूरने के बाद ध्रुव का मिजाज थोड़ा नरम हुआ। ध्रुव ने हार मानते हुए अंतरा से कहा, मैंने तुम्हें कमी नहीं कहा, इसलिए तुम मुझसे बदला ले रही हो ना? अब मैं ऐसा नहीं कहूँगा, ठीक है? अब जल्दी से फॉर्म साइन करो। अंतरा ने तुरंत कहा, पहले मुझसे माफ़ी मांगो। यह सुनकर ध्रुव की आंखें चौड़ी हो गई। अंतरा के यह शब्द ध्रुव के कानों में गूंजने लगे। उसने ज़िंदगी में आज तक किसी से माफ़ी नहीं मांगी थी। फिर से ध्रुव ने अपने असली घमंडी लहजे में कहा, मैं माफ़ी मांगूं? और वह भी तुमसे? तुम भूल गई कि मैं तुम्हारे क्लाइंट का बेटा हूँ। लगता है तुम नहीं चाहती कि मेरे डैड तुम्हारी कंपनी से कार खरीदें। यह सुनकर अंतरा ने ध्रुव से कह दिया कि अभी सवाल यह नहीं है कि महेश उसकी कंपनी के साथ बिजनेस करेगा या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि ध्रुव को अभी गो कार्टिंग करनी है या नहीं। ध्रुव को समझ आ रहा था कि अंतरा इस मौके का फ़ायदा उठा रही थी, लेकिन उसके पास अंतरा की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। ध्रुव ने एक गहरी सांस लेकर अपने गुस्से को पीने की कोशिश की और अंतरा को सॉरी कहा। अंतरा ने ध्रुव को थोड़ा और ज़ोर से कहने बोला, आई एम सॉरी। ठीक है, अब मैंने माफ़ी मांग ली है, अब जल्दी से फॉर्म पर साइन करो। ध्रुव ने बेसब्र होते हुए कहा। इसके जवाब में अंतरा ने कहा, इस बार सुनाई तो दिया, लेकिन तुमने दिल से माफ़ी नहीं मांगी। तुमने बस कहने को कह दिया, लेकिन असल में तुम्हें अपने किए पर कोई अफसोस नहीं है, तो फिर मैं तुम्हारी माफ़ी क्यों कबूल करूं? अब ध्रुव का सब्र टूट रहा था। वह अंतरा से कहने लगा कि अब वह अपनी हद पार कर रही है। ध्रुव की बात सुनकर अंतरा वहाँ से जाने लगी, लेकिन ध्रुव ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और कहने लगा कि औरतें इतनी ज़िद्दी क्यों होती हैं। उसके बाद ध्रुव ने फिर से अंतरा से माफ़ी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें कमी नहीं कहा। अब से मैं ऐसा नहीं कहूँगा, और चाहिए तो मैं तुम्हें प्रेटी वुमेन कहूँगा। ठीक है, काफ़ी है इतना। यह सुनकर अंतरा ने एक आह भरी और ध्रुव की माफ़ी कबूल कर ली। यह जानकर ध्रुव फिर से अंतरा को फॉर्म साइन करने के लिए ज़ोर देने लगा। अंतरा फॉर्म पर साइन करने ही जा रही थी, लेकिन अचानक से रुक गई और उसने ध्रुव को फॉर्म पर साइन करने से मना कर दिया और स्टाफ वाले उस लड़की की तरफ इशारा करते हुए ध्रुव से कहा, तुम इस दीदी के साथ भी तो बदतमीज़ी से बात कर रहे थे ना? अंतरा की बात सुनते ही ध्रुव का मुंह खुला रह गया। वह समझ गया था कि अंतरा अब उस स्टाफ वाली लड़की से भी सॉरी बोलने कहने वाली थी। अंतरा की बात सुनकर वह लड़की भागती हुई उन दोनों के पास आई और कहने लगी कि ध्रुव को उससे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसे डर था कि कहीं माफ़ी मांगने की बात पर नाराज़ होकर ध्रुव उसे फिर से खरी खोटी ना सुना दे। उस लड़की की बात सुनकर ध्रुव ने अपने चेहरे पर
अपनी जीत की मुस्कान लाकर अंतरा के सामने देखा। अंतरा अब ध्रुव से कोई बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने ध्रुव से कहा, जितना जल्दी तुम इससे माफ़ी मांगोगे उतना जल्दी तुम्हें काट मिलेगा। आखिर में कोई रास्ता ना बचने पर ध्रुव ने उस लड़की से कहा, आई एम सॉरी दीदी, मैंने आपको बहरी कहा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। ध्रुव को माफ़ी मांगता हुआ देखकर वह लड़की हैरान हो गई थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि जो बच्चा थोड़ी देर पहले इतनी बदतमीज़ी कर रहा था वह इतनी जल्दी बदल जाएगा। लड़की ने ध्रुव से कहा, इट्स ओके, मैंने तुम्हें माफ़ किया। यह सुनकर ध्रुव ने फुसफुसाते हुए उस लड़की को गालियाँ दी। यह देखते ही अंतरा ने ध्रुव को टोका, इसलिए ध्रुव ने फिर से एक बार दिल से उस लड़की से माफ़ी मांगी। ध्रुव बदतमीज़ी कर रहा था और लोगों का अपमान कर रहा था, इसलिए ध्रुव के होश ठिकाने लाना ज़रूरी था। और अब इस तरह ध्रुव को उसके सामने बेसब्र होते हुए और उससे डरते हुए देखकर अंतरा को काफ़ी सुकून मिल रहा था। अभी ध्रुव का एटीट्यूड थोड़ा बेहतर हो गया था, इसलिए अंतरा ने पेन ली और फॉर्म साइन कर दिया। यह देखकर ध्रुव खुशी से उछल पड़ा। वह काट की तरफ भागने ही वाला था कि उसे याद आ गया कि अंतरा अभी भी वहाँ पर खड़ी थी, इसलिए उसने खुद को रोक लिया। और फिर वहाँ के स्टाफ ने पहले ध्रुव को हेलमेट पहनाया, उसके बाद कार्ट में बिठाकर सेफ्टी बेल्ट लगाया। ध्रुव ने धीरज रखकर सारे सेफ्टी इंस्ट्रक्शन सुने और पूछने पर रिपीट भी किए और आखिरकार ध्रुव को वहाँ से जाने दिया गया। उसके जाते ही स्टाफ ने चैन की सांस ली। स्टाफ वाली उस लड़की ने अंतरा को थम्स अप का इशारा करके बताया कि अंतरा बेस्ट है। जवाब में अंतरा मुस्कुराई। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया, तुम बिल्कुल सही जा रही हो। मैसेज के नीचे सिग्नेचर था, मिस्टर शैडो। मैसेज पढ़कर अंतरा का दिल एक धड़कन चूक गया। उसने तुरंत आसपास देखा, लेकिन गो कार्टिंग का एरिया पार्क में एकांत वाली जगह पर था। वहाँ पर अंतरा को अपने और स्टाफ के अलावा और कोई नज़र नहीं आ रहा था। अंतरा ने तुरंत मिस्टर शैडो को कॉल किया। सामने की तरफ आधी रिंग बजते ही कॉल उठ गया था और अंतरा को वहीं गहरी आवाज़ सुनाई दी, बोलो अंतरा। अंतरा ने कहा, आप मुझे कहाँ से देख रहे हो? क्या आप भी पार्क में हो? मिस्टर शैडो ने अंतरा की बात को नकारा नहीं। उसने अंतरा को बताया कि वह अंतरा पर 10 साल से भी ज़्यादा वक्त से नज़र रख रहा है, इसलिए अब उसे आदत पड़ गई है, लेकिन अंतरा को घबराने की ज़रूरत नहीं है। मिस्टर शैडो का कहना था कि वह बस अंतरा को यह बताना चाहता है कि अंतरा किसी भी वक्त कहीं भी जाए वह हमेशा उसका ख्याल रखेगा। अंतरा ने पूछा कि क्या सच में मिस्टर शैडो इतने लंबे वक्त से उस पर नज़र रख रहा है? इसके जवाब में मिस्टर शैडो ने अंतरा को याद दिलाया कि वह कभी उससे झूठ नहीं बोलता। अंतरा ने मिस्टर शैडो को पूछा कि वह काम करने के साथ साथ उस पर नज़र कैसे रख पाता है। मिस्टर शैडो ने जवाब दिया कि उसके अपने कुछ तरीके हैं। उसके बाद उसने अंतरा को बताया कि वह एंजॉय करे, उसे रुद्र के बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। गायत्री उसे अपने साथ रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, इसलिए रुद्र अंतरा को परेशान नहीं करेगा। इस बात पर अंतरा ने मिस्टर शैडो को थैंक यू कहा। मिस्टर शैडो ने अंतरा से कहा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो अंतरा, और आज तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बहुत सेक्सी है। यह सुनकर अंतरा के गाल लाल हो गए और उसने मिस्टर शैडो को छेड़ा कि वही चाहता था कि अंतरा ऐसी बने। मिस्टर शैडो अंतरा को बताया कि उसने अम्यूज़मेंट पार्क के एंट्रेंस पर महेश दीक्षित से भी इतनी शांति से बात की थी। उसे देखकर भी मिस्टर शैडो इम्प्रेस हो गया था। अंतरा ने महेश के बारे में अपनी फीलिंग शेयर करते हुए मिस्टर शैडो को बताया कि उसने सोच रखा था कि उसकी अपने पिता से पहली मुलाकात अच्छी रहेगी। उसका पिता उसे गले लगाएगा, अंतरा को अपनाने की बात करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। आगे अंतरा ने मिस्टर शैडो को कहा कि जब भी उसे ख्याल आता है कि महेश और लता ने मिलकर
उसकी माँ और मामा को धोखा दिया है तो उसके दिल में नफरत की आग जल उठती है। मिस्टर सैडो ने अंतरा को जवाब दिया, मैं तुम्हारी बात अच्छी तरह समझता हूँ। अपनी नफरत भुलाना आसान काम नहीं है। खासकर जिसे तुम नफरत करते हो वह व्यक्ति अपने ही माँ बाप हो, जो अपनी सगी औलाद को अपने हाल पर छोड़कर भाग गया हो। अंतरा को अचानक कुछ याद आया और उसने मिस्टर सैडो से पूछा कि अगर वह इसी तरह अंतरा के साथ बात करता रहा तो उसका काम डिस्टर्ब नहीं होगा। मिस्टर सैडो ने जवाब दिया कि थोड़ा तो डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि वह इस वक्त एक कॉन्फ्रेंस में है। दूसरे लोग भी उन दोनों की बातें सुन रहे हैं। यह जानकर अंतरा चौंक गई और उसने मिस्टर सैडो को बताया कि अगर ऐसा था तो उसे अंतरा का कॉल नहीं उठाना चाहिए था, और फिर उसने कॉल डिस्कनेक्ट करने कहा। मिस्टर सैडो ने अंतरा को समझाया कि उसकी कंपनी में वह बॉस है, इसलिए उसे किसी को जवाब नहीं देना पड़ता। यह सुनकर अंतरा को याद आया कि यह बात मिस्टर सैडो ने उसे पहले भी बताई थी, और आखिर में मिस्टर सैडो ने अंतरा से कहा, वैसे भी मेरे सारे एम्प्लॉयज़ जानते हैं कि उनकी मालकिन का नाम अंतरा है। इतना बोलकर मिस्टर सैडो ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। फ़ोन डिस्कनेक्ट होने के बाद भी अंतरा ने अपना फ़ोन कान से हटाया नहीं था। मिस्टर सैडो के आखिरी शब्द सुनकर वह खुद को शर्माने से रोक नहीं पाई। ओए कमीनी, सॉरी प्रीटी वुमेन, तुम कुछ ज़्यादा ही मुस्कुरा रही हो। ध्रुव ने अंतरा के ख्यालों में दखल दी। अंतरा अपने ख्यालों में खोई हुई थी, इसलिए उसे पता नहीं चला कि कब ध्रुव रेसिंग करके वापस आ गया। ध्रुव ने अंतरा के नज़दीक अपना कार पार्क किया था। स्टाफ वाले ध्रुव का हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट वगैरह निकाल रहे थे। अंतरा ने ध्रुव से पूछा, राइड हो गई ना? चलो अब प्लेग्राउंड पर चलते हैं। यह सुनकर ध्रुव ने जवाब दिया, अभी तो सिर्फ एक राइड एक्सपीरियंस की है, अभी तो बहुत कुछ बचा है। ध्रुव के यह बोलने तक सारे बेल्ट वगैरह खुल चुके थे, इसलिए वह कार्ट के ऊपर चढ़कर ज़मीन पर कूदा। यह देखकर स्टाफ वाली लड़की चौंक गई, लेकिन अंतरा को ध्रुव की यह स्टाइल देखने की आदत पड़ चुकी थी, इसलिए उसे पता था कि अभी का ध्रुव तो काफ़ी कंट्रोल में था, वह भी अंतरा की वजह से, क्योंकि अंतरा को ध्रुव के लिए हर राइड पर जाकर फॉर्म जो साइन करने थे। ध्रुव ने अंतरा से कहा, चलो पेंडुलम स्विंग में चलते हैं, मज़ा आएगा। यह सुनते ही अंतरा ने तुरंत मना कर दिया और ध्रुव से अकेले जाने कह दिया, लेकिन ध्रुव उसे खींचते हुए पेंडुलम स्विंग वाली राइड की तरफ ले जाने लगा। अंतरा ने मुश्किल से खुद को संभाला, वरना वह ज़मीन पर ही गिरने वाली थी। पेंडुलम स्विंग के लिए इतनी लंबी लाइन लगी थी कि अगर वह दोनों लाइन में लगते तो कम से कम 7 से 8 राउंड बाद उनका नंबर आता। ध्रुव ने इतनी लंबी लाइन देखकर मुंह फुलाते हुए कहा, मैंने अपने मॉम डैड को बोला था कि वीकेंड पर नहीं जाना है, नहीं जाना है, लेकिन वह लोग मेरी सुनते ही कहाँ है। इतनी बड़ी लाइन ख़त्म होते होते तो शाम हो जाएगी, इस राइड में नहीं जाने मिलेगा। इस बात से ध्रुव नाराज़ था, लेकिन अंतरा ने चैन की सांस ली थी, क्योंकि वह इस राइड में हरगिज़ नहीं जाना चाहती थी। अंतरा ने ध्रुव को किसी दूसरी राइड में जाने का सुझाव दिया, लेकिन ध्रुव का कहना था कि सब राइड्स में लाइन लगी होगी। और फिर अचानक से ध्रुव का फ्री फॉल वाली राइड पर नज़र पड़ी और उसने अंतरा को उसमें जाने के लिए कहा और बताया कि उस राइड में बहुत कम लोगों की जाने की हिम्मत होती है, इसलिए वहाँ पर लाइन भी कम है। अंतरा के पाँव कांपने लगे। उस राइड में जाने के लिए उसने ध्रुव को साफ मना कर दिया। ध्रुव अंतरा का मजाक उड़ाने लगा कि वह डरपोक है, लेकिन अंतरा ध्रुव से बहस नहीं करना चाहती थी। उसकी उस राइड में ना जाने की वजह उसकी प्रेगनेंसी थी, और अगर वह प्रेग्नेंट नहीं भी होती तो वह इतनी भयानक राइड में कभी नहीं जाती। दोनों अपनी बात पर अड़े थे। कुछ देर तक दोनों में से कोई कुछ बोला नहीं। आखिर में फिर से ध्रुव को हार माननी पड़ी, क्योंकि उसके पास टाइम बहुत कम था। उसे ज़्यादा से ज़्यादा राइड्स एंजॉय करनी थी। वह अंतरा के साथ ऑकवर्ड होने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। ध्रुव ने अंतरा को ही कोई राइड सजेस्ट करने कहा जिसमें अंतरा कंफर्टेबल हो। अंतरा ने सुझाव दिया,
मैरी गो राउंड में चलें? ध्रुव ने मजाक उड़ाते हुए कहा। तुम पागल हो क्या? वह तो लड़कियों की राइड है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। ध्रुव की बात सुनकर अंतरा ने उसे पूछा, तुम घर पर अपने पेरेंट्स के साथ भी ऐसे ही बात करते हो? ध्रुव ने अंतरा को पूछ लिया कि उसने क्या गलत बोल दिया। फिर अंतरा को ख्याल आया कि अगर ध्रुव को सुधारना होगा तो उसके घर वाले सुधारेंगे। अब तो उसे एक बहन और होने वाला जीजा भी मिल गया है, वही लोग ध्रुव की फिक्र करें। अंतरा को ध्रुव के बारे में क्यों इतना सोचना चाहिए? यही ख्याल के साथ उसने इस मुद्दे पर ध्रुव से आगे कोई बहस नहीं की। प्रीटी वुमन, अगर तुम किसी भी राइड में नहीं जाना चाहती तो फिर मैं अपने डैड के पास ही चला जाता हूँ। इतना कहने के बाद ध्रुव ने अंतरा को बताया कि अगर वह बिना एंजॉय किए महेश के पास गया तो महेश अंतरा की कंपनी से कोई कार नहीं खरीदेगा। यह सुनकर अंतरा हिचकिचाने लगी। उसे ध्रुव के महेश के पास जाने का डर नहीं था। वह वहां जाकर फिर से गायत्री और रुद्र की शक्लें नहीं देखना चाहती थी। अंतरा यहाँ ऋषभ की मदद करने आई थी, इसलिए रुद्र की वजह से वह ऋषभ का काम खराब नहीं होने दे सकती थी। अंतरा ने आह भरी और ध्रुव से कहा, ठीक है, ऐसी कोई राइड में चलते हैं जो सिर्फ ग्राउंड पर रहे और जो फास्ट ना चले। ध्रुव ऐसी राइड पहले ही सोच चुका था। वह अंतरा का हाथ पकड़कर सीधा उसे घोस्ट हाउस के पास लेकर गया और अंतरा को बताया कि यह राइड ग्राउंड पर भी है और फास्ट भी नहीं। तुम्हें जितना स्लो चलना है चल सकती हो। इतना बोलकर ध्रुव हंसने लगा। अंतरा को डरा हुआ देखकर ध्रुव उसे टोकने लगा कि उसकी कंडीशन के हिसाब से वह उसे इस राइड पर लाया है, अब वह मना नहीं कर सकती। अंतरा ने सोचा कि घोस्ट हाउस में वैसे भी स्टाफ वाले ही होते हैं जो भूतों के कपड़े पहन कर आते हैं, इसलिए नकली भूतों से डरने का कोई सवाल नहीं है। ऊपर से ध्रुव भी तो उसके साथ होगा और ध्रुव से तो असली भूत भी दूर भागेंगे, तो नकली भूतों की क्या ही बिसात। ध्रुव अंतरा का हाथ पकड़कर चलने लगा और उसे कहा, कम ऑन प्रीटी वुमन, तुम मुझसे भी नहीं डरती तो इन नकली भूतों से क्या ही डरना। यह सुनकर अंतरा हंस पड़ी और ध्रुव से पूछा, चलो अच्छा है, तुम्हें एहसास तो है कि तुम लोगों को बेवजह परेशान करते हो। ध्रुव ने नाक चढ़ाते हुए कह दिया कि वह जैसा भी है अंतरा को उसे पूरा दिन एंटरटेन करना पड़ेगा। अंतरा ने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन अंदर जाकर भूत देखकर रोना मत। यह सुनकर ध्रुव ने कहा, लड़कियां रोती हैं, मैं नहीं रोता, मैं तो उन भूतों को पंच मारकर उनके दांत तोड़ दूंगा। यह बोलते हुए ध्रुव हवा में पंच मारने लगा। वह दोनों ऐसे ही बातें करते करते घोस्ट हाउस में दाखिल हुए। अंतरा को पता नहीं था कि अंदर पहुंचने के बाद उसकी पछताने की बारी आने वाली है।